हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो कि है फर्स्ट चैप्टर, वो है हमारा जैव प्रक्रम। ठीक है, तो अब तक अगर हम बात करें कि जैव प्रक्रम में हमने कुछ पॉइंट्स पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे हमने पाचन तंत्र पढ़ा था, उसके बाद हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था, और भी हमारे इस चैप्टर में जो भी तंत्र सिस्टम रखे गए हैं उस क्रम में हमारा जो अगला सिस्टम है वो हमें पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, वो है रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हर टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप इस क्लास में अगर पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो को के प्रीवियस जो भी वीडियो है इस क्लास की 10th की साइंस में, वो सभी को जरूर देखें। ठीक है, और हम चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से आप कॉपी पेन उठा लीजिए और जल्दी से एक हेडिंग लिखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जिसका नाम क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र, जिसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फटाक से नोट करिए और हम भी नोट करते हैं क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र या दूसरे भाषा में बोल रहे हैं रुधिर परिवहन तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र या इसको रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या मतलब है, परिवहन या परिसंचरण का क्या मतलब है कि हमारे शरीर में जो भी रक्त है, ब्लड है, रुधिर है, उसका पूरे शरीर में कैसे इधर से हर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, यानी हर अंगों तक कैसे पहुंच जाता है, सारी चीजों को हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इन सभी में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होगी। ठीक है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना रहेगा कि सबसे पहले किस टॉपिक को पढ़ना रहेगा, हमें रक्त को ही पढ़ना होगा। किसे, रक्त को या रुधिर को। ठीक है, जो आप बोलिए, रुधिर यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक तो यही रहेगा कि रुधिर जो होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, कैसे कैसे से मिलके बना होता है, ये कैसे पूरे शरीर में फ्लो होता है, ये तमाम जानकारियां हमें रुधिर से मिलेंगी। उसके बाद इन रुधिर को, अच्छा बताइए, पूरे शरीर में कौन प्रवाहित करता है, तो कोई ऐसा अंग होगा हमारे शरीर में जो इस रुधिर को पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाता होगा। ठीक है, तो उसमें हमारा वो अंग क्या कौन सा है, हृदय। ठीक है, जिसको दिल लोग कहते हैं नॉर्मल में, क्या है, हार्ट। ठीक है, ये है हृदय। उसके बाद बात करेंगे, अब हमने पढ़ लिया कि रक्त पूरे शरीर में जा रहा है, हृदय उसको पंप कर रहा है, मतलब चारों तरफ पूरे अंगों में शरीर में भेज रहा है। अब ये भेजने के लिए उसे कुछ और भी चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, मतलब जिससे वो रक्त हमारे पूरे शरीर में पहुंचता होगा। ठीक है, ठीक है, तो वो कैसे पहुंचता है, तो वो पहुंचता है हमारे मेनली किससे, रक्त वाहिनियों से। ठीक है, किससे, रक्त वाहिनियों से, रक्त वाहिनियां। ठीक है, अब ये रक्त वाहिनियां क्या है, तो समझिए पूरे शरीर में जाल बना हुआ है, इनकी पाइप्स बनी है जिनके थ्रू हमारे शरीर में रक्त पहुंचता है। जैसे अगर आप में देखें तो ये आपके हाथों पे दिखाई देता होगा, हल्के ग्रीन या ब्लू कलर में, हल्का ब्लू कलर में ऐसा फील होता होगा। ठीक है, तो यही वो रक्त वाहिनियां आती है। अब ये रक्त वाहिनियां भी बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, तो उनको हम उसी में दिखा दे रहे हैं कि ये कितने टाइप्स की होती हैं। ये 2 टाइप्स की होती हैं। जैसे इसको हम अगर ब्लू पेन से लिखें तो इसको हम कहते हैं, पहला जो होती है वो क्या होती है, धमनी, और दूसरी क्या होती है, शिराएं। ठीक है, ये 2 तरह की रक्त वाहिनियां
होती हैं, ठीक है, इसको आर्टरीज और इसको वीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही पूरा चीज ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को बनाते हैं। तो अब हम एक एक करके हर टॉपिक को कवर कर लेंगे और ये लगभग आपके लिए एकदम बहुत बेसिक से चल के हम पूरे एडवांस पे पहुंचेंगे, मतलब पूरा एकदम सोचिए कि रक्त परिसंचरण तंत्र को एकदम पूरा खोल के रख दिया जाएगा, एकदम हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जाएगी और आपके लिए मैक्सिमम एग्जाम के लिए भी, चाहे केवल वो बोर्ड्स के एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप बाई चांस अगर बिगिनर हैं नीट के लिए भी, तो भी आपके लिए बहुत सारा इसमें टॉपिक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके स्टडी या प्रिपरेशन में वो काम आएंगे, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से लिखिए, इसको नोट्स डाउन करिए और कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए, ठीक है। तो जल्दी से फटाक से नोट करिए। उसके बाद हम एक एक टॉपिक को, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा रुधिर, रक्त या ब्लड, इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे और उनके क्या क्या टाइप होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज कवर करेंगे इस क्लास में। ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, तो इसके हो सकता है कि इस टॉपिक के 2 वीडियोस आपको देखने को मिल जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमें पूरी तरह डीपली पढ़ रहे हैं तो वो वीडियो लंबी होगी, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए। उसके बाद हमें ये पढ़ना है रक्त परिसंचरण। अगर कोई पूछे रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या मतलब है, तो कह दीजिए कि सिंपली रुधिर का शरीर के पूरे अंगों में पहुंचना ही हृदय के द्वारा, ठीक है। ये सभी जो इसमें आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब देखिए कई बार ये पूछा जाता है, वो चीजें हम जब पढ़ेंगे, जब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम बताएंगे कि ये खुला परिसंचरण तंत्र है कि बंद परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, दोहरा है कि एक वाला है, एकल है। ये सभी चीजें हम जब हार्ट के बारे में पूरा वर्किंग फंक्शन पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से पेशेंस रखिए, सब रखिए, आपको हर टॉपिक को कवर कर दिए जाएंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, पहला पढ़ते हैं ब्लड यानी रक्त। रुधिर, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्लड, ठीक है। अब देखिए रक्त क्या है, ठीक है। तो रक्त को लोग सीधे कह देते हैं कि ये एक तरल पदार्थ है, ठीक है, एक तरल लिक्विड द्रव है, द्रव के रूप जो जिसका कलर लाल होता है, ठीक है। तो सिंपली में ये कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में साइंस में, जीव विज्ञान में, हम एक्चुअली बायोलॉजी में इसका एक पर्टिकुलर क्या है, डेफिनेशन है, परिभाषा है कि रक्त किसे कहेंगे। तो अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त क्या है, एक तरह का तरल है, ठीक है, लेकिन एक तरह का ऊतक होता है। वो भी कौन सा ऊतक होता है, तो यह एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे रक्त क्या है, तो यह एक तरह का क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। क्या है, यह एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है। अभी आपको पता चलेगा कि ये तरल तो है, लिक्विड है, संयोजी ऊतक क्यों कह रहे हैं, ठीक है, ऊतक क्यों कह रहे हैं, तो वो चीजें अभी हमने इसको अगर हम डिफाइन करेंगे ना, तो आपको पूरी तरह से समझ आएगा कि सर क्यों ब्लड को तरल संयोजी ऊतक कह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए तरल संयोजी ऊतक का मतलब है लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज, ठीक है। अगर इंग्लिश में कोई पूछेगा तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज, चलिए इसको भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम लिख दे रहे हैं, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। क्या है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज है, ठीक है। तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। अब क्यों तरल संयोजी ऊतक है वो हम बात करेंगे। तो एक्चुअली में जो ये ऊतक, ये जो ब्लड होता है वो मेनली किससे मिलके बना होता है, 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, ठीक है। ये जो ब्लड होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला कौन सा होता है, पहला नाम है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा,
वो प्लाज्मा नहीं जो आप पढ़ते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था, ठीक है, वो चीजें नहीं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं पहला जो होता है वो प्लाज्मा है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो पॉइंट है दूसरे से मिलकर बना होता है वो होता है रक्त कणिकाएं, वो होता है रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, ठीक है, रक्त कणिकाएं। कई बार बुक में इसको रुधिराणु लिखा होता है, ठीक है, रुधिराणु, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और तरल रक्त कणिकाओं से यानी रुधिराणु से मिलकर बना होता है। इसी वजह से अब ये क्या है, यह एक तरह की कोशिका है। क्या है, कोशिका है, कोशिकाएं हैं ये एक तरह की, यानी क्या है, सेल्स हैं, ठीक है, क्या है, कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। और ये क्या है, एक तरह का तरल है, तरल मतलब लिक्विड है, ठीक है, तरल मतलब क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। अब ये एक तरह का तरल है और ये एक तरह की सेल है, ठीक है। अब ये भी सेल कई तरह की होती है, ठीक है, ये सेल भी जो होती है ये बहुत टाइप्स की होती है, वो आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो ये सेल है, इसी वजह से तो हम जानते हैं कि जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलके कोई किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को, कार्य को करती हैं, तो उससे जो फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो यानी मैंने बोला कि यहाँ इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, और सेल्स हैं तो जब मिलेंगी तो जाहिर सी बातें क्या हो जाएंगी, एक तरह का ऊतक बनाएंगे। अब ऊतक के बाद ये एक तरह की प्लाज्मा है, प्लाज्मा भी होता है उसमें। अब ये प्लाज्मा क्या है, तो ये एक तरह का तरल पदार्थ होता है, ये भी उसमें मिक्स होता है। जब ये सभी आपस में मिक्स हो जाती हैं तो मिक्स होने से क्या बनता है, संयोजन से, मिक्स होने से, इसीलिए संयोजित कहते हैं। और तरल क्यों, प्लाज्मा की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि इसको तरल संयोजी, रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेल्स मौजूद होती हैं, कोशिकाएं मौजूद होती हैं, और ये प्लाज्मा भी होता है उसमें। और प्लाज्मा का जो स्टेट होता है, अवस्था होती है, वो तरल अवस्था होती है, इसी वजह से इसको तरल, और ये दोनों आपस में मिक्स हुई तो संयोजी। और कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो उसी कोशिकाओं की वजह से हम क्या कहते हैं, इसको ऊतक कहते हैं। तो रक्त, अगर कोई आपको परिभाषा पूछे तो आप ये बताएंगे, यह रक्त एक तरह का तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज, ठीक है, या इट इज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज, इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज। ये तमाम चीजें आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड की डिफिनेशन हो। अब हम पढ़ेंगे ब्लड के कुछ, ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, या ब्लड की कुछ क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ब्लड्स के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ब्लड के कुछ फंक्शन, इसको भी जल्दी से नोट करिए, फिर हम उसके ब्लड के कुछ क्वालिटी बताते हैं। एंडो मीजो एक्टो। अब हम पढ़ेंगे विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं, क्वालिटी। तो हम सबसे पहला ही पढ़ते हैं क्या, उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक है, ओरिजिन। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, ब्लड जो बनता कैसे है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर बात किया जाए कि जब बच्चा इम्ब्रियो कंडीशन में होता है, भ्रूण की अवस्था में होता है, तो इस रक्त का जो निर्माण होता है वो किस में होता है, वो होता है मीजोडर्म में, मीजोडर्म में, ठीक है, मीजोडर्म में होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, मीजोडर्म में होता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो होती है वो मीजोडर्म में स्टेट में होती है, मीजोडर्म अवस्था में होती है, मीजोडर्म अवस्था में होगी, ठीक है, मीजोडर्म अवस्था में
होगी। अब मेसोडर्म का क्या मतलब है कि एक्चुअली में जब हम पढ़ेंगे भ्रूण को, एम्ब्रियो को, तो उसका मतलब होता है कि ये 3 टाइप्स में होगी, डिवाइड होगी 3 लेयर्स में या 3 पार्ट्स में हम कह सकते हैं, जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं और एक्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, तो मेसोडर्म में ही हमारा ब्लड बनेगा, उसके अलावा कुछ हमारे कार्डिक मसल्स बनते हैं। ठीक है, मतलब हार्ट का निर्माण होता है। तो कुछ ऐसी मेन जो ऑर्गन है वो इसी मेसोडर्म अवस्था में बनते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो ब्लड की उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म अवस्था में होती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे कि इसका कुछ अगला हेडिंग, अगली विशेषता, तो ये होता है, इसकी मान लीजिए अगर हम पढ़ें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हम जान गए कि इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म अवस्था में होती है। इसके बाद अगर बात किया जाएगा तो हम कह सकते हैं इसकी विशेषता क्या है अगली, ये तरल अवस्था में भी होती है। ठीक है, एक तरल अवस्था में भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि इसके पीएच वैल्यू कितनी होती। ठीक है, इसके पीएच वैल्यू कितनी होती। पीएच इसका मान होता है, ब्लड का भी कुछ पीएच वैल्यू होता है, तो उस पीएच वैल्यू क्या होता है 7.2 से लेके 7.5 तक। ठीक है, 7.2 से लेके 7.5। अब आप कहेंगे कि ये पीएच मान क्या है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री की क्लास के जरूर पढ़ा होगा, जब एसिड बेस अब पढ़ाया गया था तो उसमें जरूर पीएच वैल्यू को बताया गया था क्या क्या होता है। तो अगर एक बार हम डिफाइन करें तो हम मानते हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो न्यूट्रल वैल्यू होती है वो 7 होती है। अगर 7 से नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब 7 से 5 6 5 4 3 2 1 की तरफ जाएंगे, तो हम उधर एसिडिक नेचर की तरफ बढ़ेंगे। और जब 7 से अपर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब 7 से 8 9 10 11 12 13 14 तक, तो वो हम बेसिक नेचर की तरफ बढ़ेंगे। इससे आपको पता चल रहा होगा कि 7 से ये वैल्यू सारी ग्रेटर है, इसीलिए जो इसका पीएच वैल्यू होता है यानी 7.2 से लेकर 7.5 होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो कि ब्लड है वो ब्लड किस नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय होगा यानी बेसिक होगा। ठीक है, बेसिक होगा। इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, क्षारीय होगी, क्षारीय होगी यानी बेसिक होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 7.2 to 7.5 तक है। अब कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रक्त का पीएच मान क्या है, ऑप्शन में दे देगा 7 7.2 7.5 7.8 या 2.5 ऐसे दे देगा। तो आप एक्यूरेटली किसको आप टिक करेंगे, 7.5 को टिक करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में 7.2 और 7.5 दोनों होता है तो आप 7.5 को टिक करेंगे। अगर 7.5 नहीं दिया है तो 7.2 को टिक करेंगे। ठीक है, अगर 7.2 नहीं दिया तो 7.5 तो ऑब्वियसली होगा। तो इसलिए 7.5 को आप भी हमेशा टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू माना जाता है तो 7.2 से 7.5 बोल दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात किया जाएगा कि ये शरीर में इसकी कितनी मात्रा होती है। ठीक है, कैपेसिटी, मात्रा, ये कितना पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसके शरीर में मात्रा पूछा जाए, मात्रा कितनी होती है, तो देखिए महिलाओं में, फीमेल में कितनी होगी और मेल में कितनी होगी। ठीक है, फीमेल और मेल में कितनी होती, ठीक है, फीमेल में और मेल में कितनी होगी। तो फीमेल में 4 to 4.5 लीटर होती है, पूरे शरीर में 4 to 4.5 लीटर, और इसी के कंपैरिजन में मेल में 5 to 5.5 लीटर होता है मेल में। ठीक है, मतलब फीमेल में 4 से 4.5 लीटर और मेल में 5 से 5.5 लीटर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये हमारे शरीर की कितनी भाग बनाती है, तो ये लगभग 8 से 9% हमारा शरीर में इनका पार्ट होता है। ठीक है, मतलब ये हमारे शरीर का लगभग कितना हिस्सा यही ब्लड होता है, तो लगभग 8 से 9% तक के हिस्सा हमारे शरीर में ब्लड होता है। ठीक है, हमारे शरीर के वजन का ये लगभग 8 से 9% हमारा ब्लड ही होता है। अगर हमारा 50 kg है तो उस 50 kg का अगर 8 से 9% आप निकालेंगे तो वो हमारे ब्लड का मात्रा आएगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो इस ब्लड का जो कलर होता है वो लाल होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे स्पेशल रंग की, अगर इसके हम रंग की बात करें, ठीक है, तो इसका रंग क्या होता है, लाल होगा। अब ये लाल क्यों होता है, तो ये भी जब आप रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिका
पढ़ेंगे तो हम बताया जाएगा कि ये लाल क्यों होता है। ये हीमोग्लोबिन नाम का एक तरह का प्रोटीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से इस पूरे ब्लड का कलर क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डिफिनीशन है और भी मतलब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, अगर और भी चीजें पढ़ें तो जल्दी इसको नोट करिए, फिर और हम लिखते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड के टाइप। ठीक है, ये जो ब्लड के टाइप्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड के प्रकार। ठीक है, टाइप, प्रकार। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था, जब डिफिनीशन बता रहे थे तो हमने बताया था कि ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, या बस कणिकाएं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और कणिकाएं। अगर हम बात करें कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है, तो प्लाज्मा एक तरह का तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका रंग होता है, यह एक तरह का तरल हल्का पीला। ठीक है, हल्का पीला। ठीक है, और कैसा होगा, चिपचिपा। ठीक है, पीलो मतलब हल्का पीले कलर का ये प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्लाज्मा का जो संगठन, और एक चीज और याद रखिए, ये जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड में लगभग कितने प्रतिशत होता है, 55% होता है, और ये जो कणिकाएं होती हैं वो लगभग 45% होती हैं, मतलब 45% ही हमारी क्या होती हैं, ये कणिकाएं होती हैं, और 55% क्या होता है, प्लाज्मा ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, अब इसी प्लाज्मा की वजह से क्या होता है, ये तरल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्लाज्मा का जो संगठन होता है ये भी कई तरह से, जैसे अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वो अकार्बनिक मतलब कुछ प्रोटीन्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिनमें प्रोटीन्स हमारा क्या मतलब है कि एक फिर एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ये तीन तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा भी इस प्लाज्मा में हमारे हो सकता है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, हल्के फुल्के और कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं दूसरे पेन से। तो देखिए, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, अगर उसकी पहली क्वालिटी तो यही थी, अगर इसमें हम बात करें कि प्रोटीन कौन कौन सा पाया जाएगा, तो देखिए, एक होता है फाइब्रिनोजन, एक पाया जाता है फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, यह रक्त का थक्का जमाता है, थक्का जमाने। थक्का जमाने का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा कहीं बॉडी कट जाता है, कहीं सेल डैमेज हो जाती है तो ब्लड निकलता है, तो अगर वो रक्त का थक्का ना जमे तो हमारे शरीर से पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, इसी वजह से ये फाइब्रिनोजन क्या करता है, रक्त के थक्का को जमाने से रक्त को थक्का जमाता है, यानी रक्त को बाहर ना निकले। उसके ऊपर देखते हैं कि आप कुछ देर में काला पड़ जाता है, वहां कड़ा होके काला हो जाता है। ठीक है, तो यही वही प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमना। ठीक है, अब जो अगला होता है वो क्या है, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अगला जो है वो हमारा क्या है, ग्लोब्यूलिन। अब ये क्या करता है कि ये शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा। आप कहेंगे ये प्रतिरक्षा क्या है, तो हमारी इम्यून पावर को, प्रतिरक्षा बढ़ाने, प्रतिरक्षा, सीधे प्रतिरक्षा बस लिखिए, यानी हमारे इम्यून पावर को बढ़ाता है ये ग्लोब्यूलिन। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, तो अगला है अगला है क्या, एल्ब्यूमिनस। ठीक है, अगला जो है वो है एल्ब्यूमिनस। ये हमारा क्या करता है, ये परासरण क्रिया को मेंटेन करता है, परासरण क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है,
ये परासरण क्रिया को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। तो ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा जो होता है तरल हल्का चिपचिपा पदार्थ होता है। अगर और भी चीजें इनके बारे में लिखना चाहेंगे तो इसमें लगभग 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, लगभग 90 से 92% क्या होता है, जल होता है, और बाकी का 6 से 8% यही वो प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी अगर बात किया जाएगा तो यही इनकी लगभग 6 से 8% ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, 6 से 8% में ये फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने में, ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा में, एल्ब्यूमिन परासरण क्रिया में। ठीक है, तो ये हमारे 6 से 8% इस प्लाज्मा में पाए जाएंगे, और बाकी का जो परसेंट रहता है उसमें 90 से 92% हमारा जल होता है। और उसी की वजह से ये किस अवस्था में होता है, तरल अवस्था में। अगर इसका कलर पूछा जाए तो हल्का पीला चिपचिपा कलर होता है। तो ये तो रहा हमारा प्लाज्मा। अगर बात किया जाएगा कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो वो लगभग 50 से 55% हमारा प्लाज्मा होता है, और जो कणिकाएं होती हैं वो 40 से 45% ये रक्त कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ये चीजें हमने समझ लिया, और प्लाज्मा को भी अच्छे तरीके से। अब इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो रहेगा हमारा रक्त कणिकाएं या कणिकाएं। ये कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या होती हैं, वो सभी चीजें हम डीपली पढ़ेंगे। तो फटाक से इसको नोट करिए, फिर हम आते हैं प्लाज्मा के बारे, रुधिर कणिकाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं जो रक्त था उसका जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, रक्त कणिका। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा रक्त कणिकाएं या ब्लड कार्पियोस्कल्स या ब्लड सेल भी कहते हैं। तो ये कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये मेनली कितनी टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती हैं। जैसे पहला क्या है, हमारा लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पियोस्कल्स या सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, रेड ब्लड कार्पियोस्कल्स भी बोला जाता है। एक्चुअली में देखा जाए तो इसका और भी नाम होता है, इसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट ठीक है, अगर हम यहां Y लिखे तो ज्यादा, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये हम एरिथ्रोसाइट्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये पहला हमारा रहा लाल रक्त कणिकाएं पहला। ठीक है, अगर हम दूसरा बात करेंगे तो दूसरा क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पियोस्कल्स या सेल। सेल्स भी बोला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका दूसरा जो नाम होता है, इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, वो है ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तीसरी जो ब्लड सेल होती है, वो तीसरी क्या होती है, रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स क्या होती है, रुधिर प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स।
ठीक है, ये ब्लड प्लेटलेट। तो ये हमारी मेनली 3 टाइप्स की हमारी क्या होती हैं, रक्त कणिकाएं होती है। इसको फटाक से नोट करिए, फिर हम सभी को एक एक इंडिविजुअली को हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाक से इसको भी नोट करिए जल्दी। अब हम पहला पढ़ते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, पहला लाल रक्त कणिकाएं। क्या पढ़ेंगे हम, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो हमने जान लिया कि लाल रक्त कणिकाओं को रेड ब्लड कार्पियोस्कल्स या सेल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, लाल रंग, रेड कलर। ठीक है, इरिथ्रो का मतलब ही क्या होता है, इसका अगर बात करें इतने का, तो इसका क्या मतलब होता है, लाल रंग होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इन लाल जो आरबीसीज होती हैं, इनके कुछ क्वालिटीज क्या क्या होती है। ठीक है, क्वालिटीज, तो क्वालिटी में अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे होगी। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति कैसे होगी, तो देखिए उत्पत्ति इसकी अवस्था 2 तरीके से हम पढ़ेंगे। अगर हम एक पढ़े भ्रूण में, ठीक है, अगर ये भ्रूण अवस्था में ये कैसे होगी। ठीक है, भ्रूण अवस्था में ये इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका भ्रूण की अवस्था में निर्माण मेनली कहां पे होगा, इसका निर्माण होता है हमारा लीवर में। ठीक है, यानी यकृत में, यकृत यानी लीवर। ठीक है, या हमारा कहां होता है, प्लीहा में। किसमें, प्लीहा में यानी स्प्लीन। किसमें होता है, स्प्लीन। ठीक है, ये 2 जगह जब भ्रूण की अवस्था में अगर होंगे हम बच्चा, तो उसका निर्माण यकृत में या लीवर यानी और या प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है। ठीक है, ये हम जानेंगे। उसके बाद अगर हम ऐसे बात करें, जब हमारा जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद हमारा इसका निर्माण जो होता है, जन्म के बाद इसका जो निर्माण होगा, यानी इसको हम लिखते हैं हेडिंग में, जन्म के बाद। जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद अगर बात करें आफ्टर बर्थ, ठीक है, तो इसका जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है कहां पे, लाल अस्थिमज्जा में। किसमें, लाल अस्थिमज्जा में, यानी जिसको क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो। अब कहेंगे कि ये लाल अस्थिमज्जा क्या है, तो अगर आप नॉनवेज खाते होंगे तो देखते होंगे कि लोग अक्सर बोन वाली ज्यादा खाना चाहते होंगे, तो बोन के जो अंदर ब्लैक कलर का पार्ट होता है ना, वही अस्थिमज्जा होता है। तो उसी में हमारा आरबीसी का निर्माण होता है जब हम बाई बर्थ हो जाते हैं। अब कहेंगे कि क्यों शरीर के भ्रूण की अवस्था में नहीं, तो भ्रूण की अवस्था में अभी हमारे केवल कुछ बॉडी अंग्स पार्ट्स बने होते हैं, बोन का निर्माण नहीं हुआ रहता है। इस वजह से जब बोन नहीं रहेगा तो बोन मैरो नहीं रहेगा, और बोन मैरो रहेगा तो कैसे निर्माण होगा। इसी वजह से नेचर ने हमें ऐसा बना दिया कि भ्रूण की अवस्था में वो यकृति और प्लीहा में इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रही उत्पत्ति। अब इसकी बात करेंगे, इसकी मात्रा जो होती है, वो लाल रक्त कणिकाओं की जो मात्रा कितनी होती है और कैसी होती है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो इनका हम बोलते हैं कि ये पाई कितनी जाती है, यानी इनकी मात्रा जो ब्लड में कैसी कैसी होती है। ठीक है, कितनी होती है। तो एक्चुअली में इनकी जो मात्रा पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेल और फीमेल में। ठीक है, तो अगर बात करें फीमेल में और मेल में कितनी होगी। ठीक है, मेल में और फीमेल में कितनी होगी, तो देखिए मेल में ये होती है लगभग 4 to 4.5 मिलियन आरबीसी होती है। मिलियन आरबीसी होती है कितने में, तो लगभग पर मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब में इसकी जो मात्रा होती है वो 4 to 4.5 मिलियन होती है। मिलियन, ठीक है, इतनी ज्यादा ये सेल पाई जाती है। अगर मेल में बात करेंगे तो मेल में 5 से लेके 5.5 मिलियन आरबीसी होती हैं, कितने में, पर मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब में, यानी वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में इतनी ज्यादा मिलियन आरबीसी
पाई जाती है। ठीक है, ये तो हमारी मात्रा होगी फीमेल में, और मेल में कितना होता है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे कि इसका जो रंग होता है वो लाल किसकी वजह से होता है। तो इसका जो रंग होता है वो लाल किसकी वजह से होगा। ठीक है, जो रंग होता है वो लाल किसकी वजह से होता है। तो अगर हम लिखें ये लाल कलर होता है, लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो वो वजह होती है हमारा कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक तरह का वर्णक है। एक तरह का क्या है, वर्णक है, जो कि क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। एक तरह का वर्णक है जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है। अब ये काम क्या करता है, कई बार पूछा सकता है हीमोग्लोबिन का काम क्या है। तो यह एक तरह का कैरियर है। किसका कैरियर है, ऑक्सीजन का कैरियर है। ऑक्सीजन के कैरियर का मतलब होता है यह ऑक्सीजन का वहन करता है, O2 का वह परिवहन करता है, O2 का परिवहन करता है, इसका यही काम है। ठीक है, O2 के परिवहन में काम आता है। अब कई बार पूछा जा सकता है कि ठीक है इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये भी देख लेते हैं हम। इसकी संख्या मेल में अगर बात की जाएगी, फीमेल में कितनी होनी चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछा जाए तो फीमेल में लगभग 12 to 14.5 होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल में। अगर मेल में पूछा जाएगा, मेल में कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो मेल में ये लगभग 14 to 17.5 कहीं कहीं लिखा जाता है, या कहीं कहीं 16 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, मात्रा है हीमोग्लोबिन की। अगर हमारे शरीर में अगर हम फीमेल है तो 12 से 12.5 तक, 14.5 तक, और मेल है तो 14 से 17.5, या 14 से 16 तक भी आप लिख सकते हैं। अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए तो 16 भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो ये O2 का परिवहन करता है, यह एक तरह का प्रोटीन है, और इसी की वजह से इसका रंग क्या होता है, ब्लड का लाल होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इसको भी नोट करिए। और भी पॉइंट्स हैं, जैसे अब इसका जीवन काल पढ़ लेते हैं। जीवन काल का मतलब ये कितने दिन तक जीवित रहेंगे, जीवन काल। ठीक है, जीवन काल इनका कितना होता है, तो इनका जीवन जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन वो लगभग कितने दिन का होता है, हम कह सकते हैं 21 डेज से लेके कितने दिन तक, 120 डेज तक। ठीक है, मतलब इनकी जो जीवन काल होती है, अगर एक बार आरबीसी कोई सेल रहेगी तो वो 21 दिन से लेके 120 दिन तक ही जीवित रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका शेप कैसा होता है। तो इनका शेप की बात करेंगे, आकार। अगर इनका आकार पूछे तो उभयतल होता है। ठीक है, उभयतल होता है। कैसा होता है, उभयतल, यानी बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप इस फिगर में देख रहे होंगे, आपको फिगर में नीचे दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे आप एक डायग्राम आया होगा, यही हमारा क्या है, आरबीसी का हमारा ऐसी संरचना होती है। आप देख रहे होंगे एक उल्टी तस्वीर की तरह फील दिख रहा होगा, तो यही हमारा क्या है, आरबीसी होती है। ठीक है, ऐसी हमारे आरबीसी शरीर में पाए जाते हैं। और आपने कई बार ऐसी मूवी में देखा होगा, एक डिस्क नुमा रेड में दिखाता है, तो वही क्या होती है, वो आरबीसी, उनकी संख्या होती है, वही आरबीसी है। ठीक है, तो ये हमारा आरबीसी है। इसका शेप ऐसा होता है, उभयतल होता है, बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या होती है, ये केंद्रक विहीन होती है। ठीक है, क्या होती है, केंद्रक बिना होती है, बिना केंद्रक के होती है। क्या होती है, बिना केंद्रक होती है, बिना केंद्रक के होंगी। ठीक है, बिना केंद्रक के होंगी। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन से जानवर हैं, मैमल्स हैं या कोई भी हैं, जिनके अंदर आरबीसी पाया जाता है और वो केंद्रक युक्त होता है। तो वो हमारे पास जानवर कुछ ही हैं, जैसे जो है, एक है लामा, एक है हमारा ऊंट, और एक है जिराफ। ठीक है, ये जो जानवर हैं इनमें केंद्रक पाया जाएगा। क्या होगा, केंद्रक पाया जाएगा। केंद्रक
होगा। ठीक है, ये हमारा आरबीसी के बारे में हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। आरबीसी क्या होती है? उत्पत्ति भ्रूण की अवस्था में यकृत या लीवर में होगा, लीवर और प्लीहा में हो सकता है। जन्म के बाद रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा में होगा। अगर बात करेंगे मात्रा, फीमेल में इतनी होती है, मेल में इतनी होगी। रंग क्या होता है? लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, एक तरह का प्रोटीन है और ये O2 का परिवहन करता है। इसकी मात्रा पूछा जाए तो फीमेल में इतना और मेल में इतना। उसके बाद किया जाएगा जीवन काल, तो 21 से 120 दिन का होता है। अगर बात किया जाए आकार, तो इनका उभयदल बिना केंद्रक वाला होता है। अगर पूछा जाए कि किसमें केंद्रक पाया जाता है, तो वो लामा, ऊंट, जिराफ में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट पढ़ना है कि ये अगर इनकी उत्पत्ति होती है तो ये कहीं मरती भी होगी। आइए, अगर इतने दिन बाद खत्म होती हैं तो इनका खत्म होना कहां पे होता है? ठीक है, ये पूछा जाएगा कि इनकी खत्म क्या होती है, मतलब नष्ट कहां होगी। ठीक है, तो अगर इसका नष्ट हम कह दें, नष्ट मतलब कहां पे होंगी, ये खत्म कहां पे होंगी, डेड कहां होंगी, या इसको मृत्यु सिद्ध। ठीक है, ये मृत्यु लिख देते हैं। ठीक है, इनकी डेड कहां होगा? तो इनका जो डेड होता है, डेड होती है, ये प्लीहा में होती है। ठीक है, प्लीहा में होंगी यानी स्प्लीन, स्प्लीन। ठीक है, प्लीहा में होगी। अब कई बार एक क्वेश्चन जरूर आप याद रखे रहिएगा, इसी वजह से स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला जाता है। क्या? कब्रिस्तान बोला जाता है। यानी पूछा जा सकता है कि आरबीसीज का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो वो किसी को नहीं, वो प्लीहा को ही कहते हैं, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वही प्लीहा में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तमाम हमारे पॉइंट्स थे किसके बारे में? ये तमाम पॉइंट्स थे हमारे लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। अब लगभग अगर आपसे इसके बारे में कोई भी छोटा मोटा टॉपिक, कोई भी कुछ भी पूछेगा, तो लगभग इसमें हमारा आरबीसी में लगभग कवर हो चुका है। अगर कभी पूछ दे कहीं भी कंपटीशन के एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बायो के क्वेश्चन ना हमारे खासकर रेलवे, एनटीपीसी ऐसे एग्जाम में ना और ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यूपी के कुछ एग्जाम जो कंपटीशन होते हैं उसमें बायो से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठाए जाते हैं। अगर ब्लड से कोई क्वेश्चन उठाए, वो भी लाल रक्त कणिकाओं से, तो इतना हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बन जाएंगे, जो कि हमने आपको पूरा बता दिया। और ये हमारा बोर्ड के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड के हिसाब से भी ऐसे आप पॉइंट आउट, देखिए पॉइंट आउट करके लिखेंगे 1-2 पॉइंट्स में, तो आपके पेज लाइंस भी जल्दी फिलअप हो जाती है, आपको कम टाइम में लाइन भी फिलअप कर देते हैं और मैटर भी पूरा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हमारे लिए पूरा बढ़िया से हो गया। अब इसके बाद जो हमारा अगला रक्त कणिका है वो हमारा है श्वेत रक्त कणिका, और ये हमारे सभी कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप गलती से कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है और आप भले 10th में नहीं पढ़ते और गलती से आप ये वीडियोस देख रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप भी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करके जाइएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी आप कर सकते हैं अगर आपकी ओपिनियन। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और छूट गया है कि आरबीसी को मेजर जो किया जाता है वो किससे किया जाता है। ठीक है, ये भी हम दूसरे पेज से लिख दें ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, इसको मेजर जो किया जाता है, मापन, इसका जो मापन होता है वो किससे किया जाता है? तो वो मापन इसका हेमिसोमोमीटर, एक छूट रहा था, हेमिसोमोमीटर नामक यंत्र से इसको मेजर किया जाता है। किसकी संख्या कितनी है, तो इसको भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा। इसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? हेमिसोमोमीटर का यूज किया जाता है। ये भी लिख लीजिएगा, ये छूट रहा था और नीचे जगह नहीं थी इसलिए हमने ऊपर उसको लिख दिया। तो ये भी आप लिख के जल्दी से आप मिटाते हैं।
अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्या, दूसरा जो है वो है, थोड़ा और को लिखते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। अब इसको दूसरे नाम से बताए ही थे, तो क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स यानी ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब देखिए ल्यूको का मतलब ही क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो ल्यूको का मतलब ही क्या होता है, श्वेत। ठीक है, सफेद, इसी वजह से इसको अब हम इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। ठीक है, क्या विशेषताओं को देख लेते हैं। अब इसकी हम पढ़ते हैं उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे होती है। ठीक है, उत्पत्ति की बात करेंगे तो इसको जो उत्पत्ति होती है वो कहां पे होती है, इसकी उत्पत्ति होती है श्वेत अस्थि मज्जा में। किसमें होती है, श्वेत अस्थि मज्जा में, श्वेत अस्थि मज्जा में होगी। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति होती है व्हाइट बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो में इसकी उत्पत्ति होती। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति हो गई। अब इसके बाद दूसरे पेज लिख देते हैं। अब हम इसका देखेंगे आकार। ठीक है, आकार, इनका आकार क्या होता है, अनियमित होता है, अनियमित होता है। ठीक है, मतलब ये किसी भी आकार में हो सकती हैं, अनियमित होता है, लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लेकिन केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक, हमने इसके पहले जब रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं पढ़ा था तो उसमें हमारा केंद्रक नहीं पाया जा रहा, कुछ ही 3 एनिमल थे जिनमें पाया जा रहा था, लेकिन ये होता है कि ये सभी के अंदर पाया जाएगा और इसमें केंद्रक पाया जाएगा, लेकिन जिसका आकार क्या होगा, अनियमित आकार में, किसी भी कलर में होंगी। अब इसकी संख्या देख लेते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या इनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या क्या होती है, 6000 से लेके करीब 10,000। ठीक है, इन माइक्रोलीटर, यानी हम लिख सकते हैं माइक्रोलीटर, ऐसे लिख। ठीक है, माइक्रोलीटर में इनकी जो संख्या होती है 6000 से 10,000 की संख्या होती है। ठीक है, तो ये उनकी संख्या हो गए। ये आप लीटर क्यूब में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्यूब क्योंकि आयतन होता है ना, तो ये हो गया हमारा, यहां WBC लिख दे रहे हैं, WBC। ठीक है, ये सही रहेगा ज्यादातर। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, इनका वर्क क्या होता है, इनका कार्य। ठीक है, इनका कार्य। ठीक है, ये फंक्शन, ये क्या करती हैं, तो इनका फंक्शन होता है, ये क्या करेंगी, ये हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाती है। प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने का मतलब है कि ये अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई भी हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी इंटर करता है तो उसको क्या करती हैं, मारने का काम करेगी। यानी हम सीधे कह सकते हैं कि ये हमारे ये जो रोगाणु, सीधे कह सकते हैं रोगाणु को मारने का काम करते हैं, को मारने का काम। ठीक है,
मारने का कार्य करेगी और हमारे शरीर को क्या करती हैं, मतलब सुरक्षित करती हैं। ठीक है, मारेंगी तभी तो हमारा शरीर सुरक्षित होगा, तो ये सुरक्षित करेंगे। इसी वजह से इनको हमारे बॉडी का क्या कहते हैं, सैनिक कहते हैं। हमारे शरीर की सैनिक, यानी शरीर के सैनिक होते हैं, के सैनिक। ठीक है, बॉडी के सोल्जर कह जाते हैं। अब बताइए सैनिक हैं तो इनका कोई मरने का प्लेस होगा, मृत्यु होने का प्लेस होगा? तो नहीं, ये कहीं भी जहां भी हमारा शरीर इन्फेक्टेड हो जाएगा, जहां भी हमारा शरीर कहीं बैक्टीरिया से कुछ भी ग्रसित है या जीवाणुओं से, तो वो वहां पहुंचेगी, उसको भी खत्म करेंगी और अपने भी खत्म हो जाती हैं। तो इनका एक निश्चित स्थान नहीं होता है शरीर में, कोई एक निश्चित स्थान नहीं है, निश्चित स्थान नहीं है। ठीक है, नहीं है। किसके लिए? मृत्यु का, मरने के लिए इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। लेकिन अगर फिर भी बात किया जाए तो इनकी जो जीवन काल होता है, अगर हम बात करें, यहां हेडिंग लिख लेते हैं, जीवन काल, जो इनका जीवन काल होता है वो कितना होगा? ठीक है, अगर बात करें इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग मान लीजिए 9 to 13 डेज के बीच का होता है। ठीक है, 9 to 13 डेज के वीक का होता है इनका जीवन काल। ठीक है, अब ये बात करेंगे कि ये कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, अगर हम यही लिख देते हैं प्रकार, ठीक है, तो हम यहां देख लेते हैं इनके प्रकार कितना होते हैं। तो मेनली ये कितने टाइप्स की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की होगी। ठीक है, 2 प्रकार की, कौन कौन, वो हम देख लेते हैं। 2 प्रकार की, ठीक है, एक होती है ग्रैन्युलोसाइट, जिसको हम कणिका में साइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ग्रैन्युलोसाइट एक होती है, ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है, और एक होती है अग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट। अब ग्रैन्युलोसाइट भी टाइप्स होती हैं और एक ग्रैन्युलोसाइट से भी टाइप होती है, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं। अब ग्रैन्युलोसाइट्स के चिन्ह, तो सबसे पहले हम अग्रैन्युलोसाइट की बात करें तो ये होते हैं 2 तरह के। इसके कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। कौन कौन? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और दूसरा क्या होता है? लिम्फोसाइट। दूसरा क्या होता है? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये अग्रैन्युलोसाइट की टाइप्स हैं। अगर बात किया जाएगा ग्रेन्युलोसाइट कितने टाइप्स की होती है? ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट कितनी टाइप्स की होती है? तो ये 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन? बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो कौन कौन टाइप्स होती हैं? इनको भी हम टाइप्स लिख लें। कितने टाइप्स की? ये 2 टाइप्स, 3 टाइप्स की होंगी। कौन कौन? तो हम इसको लिख सकते हैं बेसोफिल, एसिनोफिल और कौन सा? न्यूट्रोफिल। कौन कौन? बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो ये उसके टाइप्स भी आप लिख लीजिएगा कि जो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, वो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। ग्रैन्युलोसाइट, एक ग्रैन्युलोसाइट मतलब कणिका रहित, कणिका सहित और कणिका रहित डब्ल्यूबीसी। तो ग्रैन्युलोसाइट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। और अग्रैन्युलोसाइट होते हैं 2 टाइप के, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और ग्रैन्युलोसाइट कितने? बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये हमारा डब्ल्यूबीसी। अभी हमारे पास चूंकि
देखा जाए तो अभी हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलोसाइट मतलब मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इन सभी के बारे में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में वो चीजें नहीं रखी गई हैं इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। जब हम 11th 12th में आसानी से पढ़ लेंगे, आपकी क्लास के लिए या छोटे मोटे कंपटीशन के लिए पूरा भरपूर आपके पास टॉपिक मौजूद है, ठीक है। तो ज्यादातर हमें कुछ और भी चीजें रखी रहनी होगी ना, ताकि अगले क्लास में भी पढ़ सके, इंटरेस्टिंग बनाया रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बस इतना ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रुधिर प्लेटलेट्स, या जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए होंगे। अब हम मिटा देते हैं। क्या है, तीसरा जो है वो है रुधिर प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब जिसको क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा जो है रुधिर प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये क्या क्या है। देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनका शेप क्या होगा, आकार। तो आकार इनका कैसा होता है, इनका आकार अनियमित तरीके के होगा, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा फिगर में, अनियमित आकार का होगा, ठीक है, अनियमित आकार, ठीक है, साइड में आपको दिख रहा होगा इसका फिगर, अनियमित आकार का, ठीक है। अगर बात करेंगे इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है, संख्या इनकी कितनी होती है, रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है, तो रक्त में इनकी संख्या, इसको दूसरे पेज से लिखते हैं, ठीक है, इनकी संख्या लगभग 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच होगी, ठीक है। 2 लाख से लेके हमारा 5 लाख के 5 लाख के बीच इनकी संख्या होती है। अब इनका कार्य देख लिया जाए, कार्य क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, जो कि हम क्या बोलेंगे, इनका जो कार्य होता है वो होता है रक्त का थक्का जमाना, थक्का जमाना, यानी ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब कहेंगे कि अभी तो सर जी ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लाज्मा में बताया है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, तो जी बिल्कुल वही फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ में ये इसके जो रक्त कणिकाएं होती है, मतलब ये रुधिर प्लेटलेट्स होती है, उसमें क्या क्या पाई जाएगी, उसको हम दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि आपको पता चलेगा। यानी इसमें जो पाई जाती है वो कैल्शियम आयन और प्लस कौन, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के ये दोनों किसके साथ मिलते हैं, फाइब्रिनोजन के साथ, फाइब्रिनोजन के साथ मिलके क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कराएंगे, ठीक है। तो अब समझे ना कि वो फाइब्रिनोजन कहाँ का है, प्लाज्मा में पाया जाता है, और ये हमारा इन दोनों में, ये दोनों तीनों मिलके हमारा ब्लड का क्लॉटिंग। तो मेन हमारा वर्क इसीलिए कहते हैं कि रुधिर जो प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट, उनका काम ही क्या है, हमारा रक्त का क्लॉट करना। कि मतलब अगर हमारा कहीं शरीर में कहीं सेल डैमेज हो जाती है तो उससे हमारे शरीर से पूरा रक्त न निकल जाए, इसी वजह से देखते हैं कि कुछ देर बाद वो धीरे धीरे सूखना शुरू होता है। वो किसकी वजह से होता है, वो इसी की वजह से होता है। अब कई बार बच्चों के अंदर में क्वेश्चन आ जाएगा, तो सर ऐसा क्यों नहीं होता है कि ब्लड हमारे शरीर के अंदर ही जम जाए। ऐसा हो सकता है ना कि भाई जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है तो वो हमारे शरीर के अंदर भी तो जमा देना चाहिए। जी नहीं, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हमारे ब्लड में
कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक हेपेरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। वो हेपेरिन क्या करता है? उसका मेन काम यही है कि वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगा। तो बाहर कौन जमाएगा? फाइब्रिनोजन, और अंदर जमने से रोकेगा कौन? हमारा हिपेरिन। तो ये आप क्वेश्चन याद रख रहिएगा कि हमारे शरीर में रक्त को जमने से बचाने के लिए कौन प्रोटीन काम आता है? हिपेरिन। और जमाता कौन हमारे शरीर से बाहर जब ब्लड निकलता है? तो फाइब्रिनोजन। वो एयर के संपर्क में आते ही वो जम जाता है। अब एक बार और क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या ऐसा क्यों होता है कि उसका कलर काला हो जाता है? तो क्योंकि हम जानते हैं हीमोग्लोबिन एक तरह का आयरन का पिगमेंट होता है, आयरन से मिक्स होता है। तो आयरन जाहिर सी बात है जब एयर और मॉइस्चर की उपस्थिति में आएगा तो वो काला जंग रस्ट पाएगा, इस वजह से वो रक्त का कलर काला हो जाता है। जमता तो फाइब्रिनोजन की वजह से रक्त का रंग काला हो जाता है। ये चीजें आप याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम इसका एक चीज और याद कर लेते हैं, जीवन काल भी लिखते हैं, ये क्यों छोड़े भाई, जीवन काल। तो जो इनका जीवन काल होता है वो 7 to 10 डेज होता है। क्या होता है? 7 to 10 डेज होता है, ठीक है। तो ये तमाम हमारे टॉपिक्स थे रक्त कणिकाओं के बारे में, जो कि हमारा लास्ट रक्त कणिका थी क्या? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हमने अब लगभग तीनों रक्त कणिकाओं को पढ़ लिया है। ये हमारा टॉपिक पूरी तरह से एकदम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, हार्ट रहेगा और रक्त वाहिनियां रहेगा, ठीक है। तो रक्त वाहिनियां और हार्ट के टॉपिक को, चूंकि अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस हम इतना ही रखने देते हैं। बाकी का टॉपिक हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे, जिसमें हम हार्ट के फंक्शन, हार्ट कैसे वर्क करता है, और हार्ट के बाद उसमें रक्त वाहिनियां के बारे में पढ़ लेंगे। क्योंकि हमारे सिलेबस में रक्त मतलब वो ब्लड ग्रुप्स नहीं है, रक्त समूह नहीं है, जिसको जैसे ए प्लस बी और ओ, ये चीजें नहीं है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उसको भी पढ़ाया जा सकता है शॉर्ट्स में, ऐसे में, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही बस रहता है। आप जल्दी से होप तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने ये पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं नोट करेगा तो वीडियो को पीछे करके वापस नोट डाउन कर लीजिए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये, आई होप सो, ये आपका सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमको और मोटिवेट करेगा कि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे सके, ठीक है। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।